बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। कोरोना की दूसरी लहर में बदतरीज इजाफा, एसओपीज नजरअंदाज। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की नई किस्म के हवाले से मुतजाद बयानात, हकाइक क्या? पीडीएम की तहरीक अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से खत्म हो जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान, वजीर आज़म के पास मसाइल का हल नहीं तो इस्तीफे दें और घर चल जाएं। बिलावल भुट्टो, क्या पीडीएम वाकई इख्तलाफात का शिकार है? ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और अब कहा यह जा रहा है कि अब कोरोना वायरस की दूसरी एक किस्म है वो दरियाफ्त हो गया बरतानिया में। लेकिन उससे पहले अगर हम दुनिया भर में आदाद शुमार की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से 17,30,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं, जबकि मुसद्दक़ा मुतासरीन 7,87,00,000 से जायद हो गए हैं। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में दूसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है और गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान नए मुतासरीन और हलाक होने वाले मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी है और हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 4,65,000 से जायद लोग इस वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 9,668 हलाक भी हो चुके हैं। नई किस्म के हवाले से मुतजाद बयानात सामने आ रहे हैं। चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि कराची में जो है वो नई किस्म के इंकशाफात हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो वजीर आज़म के मुशीर बराए सेहत हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने कहा है कि बरतानिया में सामने आने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के पाकिस्तान में पहुंचने के शवाहिद नहीं मिले हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान ने जो दावा किया है उन्होंने इसका कोई साइंसी सबूत नहीं दिया और ना ही हमारे पास इस तरह का कोई सबूत मौजूद है। एक तो हम इस पर बात करेंगे क्योंकि डॉक्टर अताउर रहमान साहब ही हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, इस पर देखेंगे क्या हकाइक हो सकते हैं। दूसरी तरफ वैक्सीन के हवाले से भी बात करेंगे कि कोरोना वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो चुके हैं और इस पर भी कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन के अफादियत जांचने के लिए और ये कितनी मुस्तनद है, उसमें कितना वक्त लग सकता है। और पाकिस्तान में जो कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक तरीन होती जा रही है, अगर नई किस्म पाकिस्तान में दरियाफ्त हो गई है तो उसके बाद क्या पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह शदीद लपेट में आ सकता है? पाकिस्तान में हालात जो है मजीद गंभीर हो सकते हैं? क्या सूरत हाल मजीद लॉकडाउन की तरफ जाएगी? और अगर नई किस्म ज्यादा खतरनाक है तो फिर क्या जो वैक्सीन तैयार की जा रही है वो वैक्सीन उस नए जो कोरोना वायरस की जो नई किस्म है उससे भी निपट सकेगी या नहीं निपट सकेगी? इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि बरतानिया से आने वाले तमाम तर जो फ्लाइट ऑपरेशन थे उनको मुअत्तल कर दिया गया था। बरतानिया से वापस आने वाले क्योंकि 2 पाकिस्तानियों में कोरोना की तस्दीक हुई है, 46 अफराद को गलत एड्रेस की वजह से तलाश अभी तक नहीं किया जा सकता। तो ये सारी सूरत हाल इस पर हम बात करेंगे क्योंकि ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे सरबराह कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब, उनसे इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया और कोरोना की तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया है सरबराह कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, मुतजाद बयानात आ रहे हैं कोरोना की दूसरी किस्म के हवाले से। आपने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान में जो है वो कोरोना की दूसरी जो किस्म है वो कराची में मिलने के इंकशाफात में कराची पहुंच चुकी है। साथ ही साथ आपने वैक्सीन पर भी बात की थी। लेकिन जो वजीर आजम के मुशीर बराए सेहत हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो कह रहे हैं कि फिलहाल साइंसी तौर पर कोई प्रूव नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो अभी तक दूसरी किस्म पाकिस्तान नहीं पहुंची है। तो हकाइक हैं क्या बुनियादी तौर पर? नहीं दिया था, मैंने ये कहा था कि हम इसके मुख्तलिफ म्यूटेशन आ रहे हैं और 109 म्यूटेशन आ, दूसरी या तीसरी किस्म की बात नहीं है, 109 अलग अलग म्यूटेशन हो चुके हैं इसके, जो हमने देखे हैं, जिसके अंदर कुछ म्यूटेशन जो हैं वो बहुत करीब हैं उस वायरस के जो कि बरतानिया में पाया गया है, जिसमें स्पाइक 2 प्रोटीन्स की जो जीन्स हैं वहाँ पे म्यूटेशन आ गए हैं। तो मुझे गलत कोट किया गया था, मैंने ये नहीं कहा था कि दूसरी किस्म आ गई है। यहाँ ये तो एक पूरा सिलसिला म्यूटेशन का, हर 2 या 3 या 4 हफ्ते बाद ये अपनी हैयत बदल रहा है, अपनी शक्ल बदल रहा है और इसकी बहुत सारे अशकाल आ चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में भी। तो आपके कहने का मकसद है कि कोरोना जो है वो बिहेवियर्स भी तब्दील कर रहा है साथ ही साथ, और ये जो बरतानिया में बात की जा रही है एक नई किस्म की, पाकिस्तान में फिलहाल सिर्फ अशकाल बदल रहा है वो? जी नहीं, बरतानिया में भी अशकाल बदल रहा है, अमेरिका में भी अशकाल बदल रहा है। सारी दुनिया के अंदर ये वायरस जो है ये अपने आप को तब्दील कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है। वायरसेस अक्सर ऐसा करते हैं कि वायरसेस जो हैं और ये 2-3 हफ्ते बाद कहीं ना कहीं इसके स्ट्रक्चर में, इसकी साख में तब्दीली आ जाती है। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये दूसरी या तीसरी किस्म की बात नहीं हो रही, ये तो बहुत सारे अक़साम इसके आ चुके हैं, मुख्तलिफ शक्लों में आ चुका है। लेकिन बरतानिया में जो स्ट्रेन पाया गया है उसमें जो ये एक फुटबॉल नुमा होता है,
जिसके अंदर बहुत से कांटे लगे होते हैं और कांटों पे स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं, खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो इंसानी खलियों के अंदर एस रिसेप्टर्स होते हैं उससे जुड़ती हैं। तो वो जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन, वहाँ पे 17 म्यूटेशन देखी गई हैं उस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो बरतानिया में पाया गया है, जिसमें 8 तब्दीलियां, 8 म्यूटेशन जो थी वो स्पाइक प्रोटीन की साख में थी, जिसकी वजह से वो बहुत एग्रेसिव हो गया है और ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, 70% ज़्यादा फैल रहा है। तो पाकिस्तान में भी हमने बहुत सी वैरायटीज़ देखी हैं, हमें भी कुछ म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में मिली हैं, वो उससे मुख्तलिफ हैं जो बरतानिया में वैरायटी पाई गई है, लेकिन फिर भी वहाँ पे म्यूटेशन 2 चीज़ में हमें म्यूटेशन मिली हैं। कराची यूनिवर्सिटी में जो हम बाकायदा रेगुलरली एनालिसिस कर रहे हैं जैसे जैसे ये अशकाल बदल रहा है अपनी। तो डॉक्टर साहब, फिर अशकाल बदलने के साथ साथ क्या पाकिस्तान में फिर इसके असरात मजीद खतरनाक होते जा रहे हैं या अभी उतने खतरनाक नहीं है? क्योंकि जब दूसरी लहर आई है तो उसके बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर मजीद खतरनाक है। वो सिर्फ इसी वजह से कहा जा रहा है कि अशकाल बदल रहा है, बिहेवियर इसी वजह से तब्दील हो रहा है? जो बिहेवियर है वो यकीनन इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन ये अभी तक साबित नहीं हुआ कि क्योंकि इसने बहुत सारी जो तब्दीलियां हुई हैं उसकी वजह से इसके जो दूसरी लहर आई है उसकी वजह ये है कि लोगों ने एहतियात कम कर दी थी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फैलना शुरू हो गया, या ये है कि सर्दी का मौसम है और इस वजह से सर्दी के अंदर ये ज़्यादा फैलता है। ये कबल वक्त होगा ये कंक्लूड करना, लेकिन ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि ये जो है इसमें बहुत सी म्यूटेशन आ चुकी हैं। कुछ म्यूटेशन जो हैं वो उसके स्पाइक प्रोटीन जिससे ये दाखिल होता है खलिए में, उसमें भी आई हैं और वो कराची में वैरायटी पाई गई है। ये वो वाली वेरिएंट नहीं है जो बरतानिया में है, लेकिन यकीनन इसके बिहेवियर पे भी असर पड़ सकता है। तो डॉक्टर साहब, वैक्सीन की जो तैयारी थी वो कहीं कहा जा रहा था कि मुकम्मल हो चुकी है। आपने भी ये कहा कि 200 से ज़ायद कंपनीज हैं जो वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ हैं और वैक्सीन के हवाले से ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में वैक्सीन के हवाले से क्या सिचुएशन है इस वक्त? 200 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, बनाने में मसरूफ हैं, जिसमें से 9 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने वैक्सीन के फेज 3 जो आखिरी मरहला होता है क्लिनिकल ट्रायल का वो मुकम्मल कर लिया है या मुकम्मल करने के करीब हैं। इनमें से 4 कंपनियां अमेरिकी हैं, 3 चाइनीज़ हैं, एक बरतानिया की है और एक रशिया की है। ये 9 कंपनियां हैं। पाकिस्तान में 2 कंपनियां क्लिनिकल ट्रायल इस वक्त कर रही हैं। एक जो है वो कैंसिनो बायो है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, और एक कराची यूनिवर्सिटी में हमारा ही जो इदारा है वो सीनोफार्म है, वो हमारे यहाँ क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। इनके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं और दुनिया में और भी ममालिक में ये क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स मेरा अंदाज़ा है कि 1 महीने के अंदर या अगले 3-4 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे, पाकिस्तान में भी और बहुत से ममालिक में भी, और उसके बाद फिर इसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी वाज़ेह कीजिए कि वैक्सीन की अफादियत चेक करने और वैक्सीन के मुस्तनद होने के हवाले से जब किसी भी शख्स को लगाई जाती है तो कितना वक्त लग जाता है ये चेक करने में कि वैक्सीन मुस्तनद है और उसकी अफादियत के हवाले से पता लगता है? ये जो है ये क्लिनिकल ट्रायल जो हो रहे हैं इससे कोई 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार अफराद पे क्लिनिकल ट्रायल्स जो फेज 3 हो रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में किए जा रहे हैं, और उससे जो डेटा आ रहा है उससे अफादियत किस हद तक है वो साबित हो जाती है, और वो जो उस डेटा के साथ उन ममालिक के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास जाया जाता है। अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें 80% से लेकर कोई 95 या 97% तक सक्सेस रेट है। मतलब ये कि 20 आदमियों को वैक्सीन दी तो 19 आदमियों में ये कामयाब रहेगी, 1 आदमी में कामयाब नहीं रहेगी। 19 आदमियों में उसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी और प्रोटेक्शन मिल जाएगी, 1 में कामयाब नहीं रहेगी। अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं। तो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, लेकिन कितने अरसे तक वो प्रोटेक्शन रहती है, कितने अरसे तक आप बचाव की कैफियत में रहते हैं, ये अभी किसी कंपनी के पास इसका डेटा नहीं है, क्योंकि ये अभी वैक्सीन अभी आई है और क्लिनिकल ट्रायल्स में भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। आप 4 महीने प्रोटेक्ट होते हैं या 1 साल या 2 साल, ये सिर्फ वक्त बताएगा। और कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा कामयाब होती है ये भी इसका भी पता नहीं है। जब मार्केट में आएंगी और मुख्तलिफ वैक्सीन इस्तेमाल की जाएंगी तो पता चलेगा। कुछ वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं,
जैसे कि फाइजर की वैक्सीन है, उसमें 1,13,000 का डेटा मैं देखा था जिसमें लगाई गई है, जिनमें 3,000 अफराद के अंदर बहुत शदीद रिएक्शंस हुई हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हुई हैं और दूसरी रिएक्शंस हुई हैं, उनको इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी है। तो कुछ वैक्सीन के सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये जो है फाइजर की वैक्सीन, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रही अभी तक जो इल्म है मुझे, ये ना आएगी क्योंकि उसमें -70 डिग्रीज का टेम्परेचर चाहिए और कोल्ड चेन चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, केसेस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हलाकतों में भी इजाफा हो रहा है। और पहली लहर में जिस शिद्दत के साथ हलाकतें बढ़ रही थी, उस शिद्दत के साथ उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत के साथ दूसरी लहर में हलाकतों में इजाफा हो रहा है। आप क्या कहेंगे कि क्या दोबारा से हम लॉकडाउन की तरफ जाएं तो कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन सूरत हाल कोरोना लॉकडाउन तक पहुंचने से पहले ही क्या वैक्सीन आम इस्तेमाल में आ जाएगी या वक्त लगेगा और हमें शदीद इकदाम लेने पड़ेंगे? वैक्सीन आपको इस क्वांटिटी में अभी जल्दी मिलने वाली नहीं है। वो जो है अभी आपको 6 महीने से 12 महीने लग सकते हैं। इससे पहले कि वैक्सीन की जितनी डोजेस चाहिए, यानी कि आप 15 करोड़ अफराद को भी अगर वैक्सीनेट करना है तो, और 2 डोजेस अगर चाहिए फी वैक्सीनेशन, एक फी हर फर्द के लिए, तो 30 करोड़ डोजेस की आपको ज़रूरत है। इस वक्त जो है दुनिया भर में डिमांड है वैक्सीन की, तो मुझे लगता है कि इस क्वांटिटी में वैक्सीन मिलने में आपको काफ़ी अभी टाइम है। अभी आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई दवाई भी अभी आपके पास मौजूद नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि आप अपना बचाव करें, प्रोटेक्ट करें, और जो कुछ हुकूमत शायद और मेजर्स ले। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जैसे हवाई जहाज़ों के अंदर पहले SOPs के अंदर ये भी था कि एक सीट खाली हो और फिर एक सीट भरी हुई हो, ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग रहे। इसी तरह मेरे ख्याल से जल्द से जुलूसों पे कानूनी तौर पे सख्त पाबंदी कर देनी चाहिए और दफ़ा 144 नाफिज करनी चाहिए पूरे मुल्क में, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। जब 50,000 या लाख लोग एक जगह जमा हो जाएं तो फिर तो वो आग की तरह फैलता है, और यकीनन अमवात भी उसके 2, 3, 4 हफ्ते बाद ज़्यादा होती हैं। ओवरऑल मुल्क में देखें तो मुझे एक स्टेबलाइजेशन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते से जो अमवात हैं वो 50 और 100 के दरमियान हैं, और जो नए केसेस आ रहे हैं वो भी तकरीबन 2,000 और 3,000 के दरमियान हैं। तो ऐसा लगता है कि एक स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हैं, और फिर अगर कंट्रोल रहा और लॉकडाउन की कैफियत जो स्मार्ट लॉकडाउन की कैफियत रही, तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में ये घटना शुरू हो जाएगा, अगर हमने बेहतियाती नहीं की। अगर बेहतियाती करते रहे तो दोबारा बढ़ सकता है। इस वजह से बहुत एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतार उमैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सरबराह कोरोना टास्क फोर्स हैं और हुकूमती सतह पर मैयर्स लिए जाने भी चाहिए, और किसी हद तक हुकूमत मुख्तलिफ मैयर्स ले भी रही है, लेकिन एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो दूसरी किस्म की बात हो रही है पाकिस्तान में पहुँचने की, तो बरतानिया में भी अशकाल चेंज किए हैं कोरोना वायरस में, पाकिस्तान में भी अशकाल चेंज कर रहा है, बिहेवियर तब्दील हो रहा है, लेकिन बरतानिया जितना वर्स्ट अभी पाकिस्तान में है नहीं। और देखने में आ रहा है कि अब कोरोना वायरस में स्टेबिलिटी आ रही है केसेस में, तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में केसेस कम होना शुरू हो जाएं, लेकिन एहतियात बरतना अभी भी बहुत जरूरी है। यहां पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जल्द से जुलूसों पर पाबंदी की बात हो रही थी, लेकिन हुकूमती सतह पर ऑपोजिशन जल्द से जुलूस कर रही है। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान जो महाजराई चल रही है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और डेडलाइन ही दी जा रही है। पहले 8 दिसंबर की डेडलाइन दी गई, उसके बाद लाहौर के जलसे में आर पार की डेडलाइन दी गई, और फिर 31 जनवरी को लॉन्ग मार्च की डेडलाइन दे दी गई, लेकिन हतमी तौर पर कुछ सामने आ नहीं रहा है। मोहम्मद जुबैर नून लीग के रहनुमा, उन्होंने एक प्रोग्राम में यह कहा कि 1 फरवरी का ऐलान था, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को मद्देनजर रखकर ऐलान मुतवक्के है। उसके बाद राना सनाउल्लाह भी नून लीग के रहनुमा है, उन्होंने भी एक निजी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि मार्च का कहा जा रहा था कि फरवरी या मार्च के शुरू में होगा, लेकिन अब वो मार्च के आखिर में या अप्रैल के आगाज में होगा, क्योंकि मौसम काफी सख्त होता जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, JUIF हो या मुस्लिम लीग नून हो, तमाम तर जमातों में अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ये बात कही है कि ये जो इस्तीफे देने वाले अब इस्तीफों से भाग रहे हैं, और आपसी इख्तलाफात PDM तहरीक के इख्तिताम की वजह साबित होंगे, खात्मा हो जाएगा PDM तहरीक का। इस पर भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि मुख्तलिफ पार्टीज की लीडरशिप जो फैसले कर रही है, उसकी वजह से पार्टियों के अंदर जो अराकीन हैं उनको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
क्या सराहियां भी हो रही हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, बड़ी अहम मुलाकात हुई है। फंक्शनल लीग के रहनुमा ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, पीर पगाड़ का अहम पैगाम लेकर गए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या पीडीएम तहरीक खत्म होने की तरफ जा रही है, कि खतरा है या इस तरह का कोई अंदेशा है। उधर हुकूमत एक तरफ से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत खुद ही बिना तैयारी के आने का एतराफ़ भी कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2-3 रोज़ पहले ये कहा कि हम तैयारी के बगैर हुकूमत में आए थे। तो क्या इस तरह के बयानात ऑपोजिशन की जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है उसके लिए ईंधन साबित हो रहे हैं, और मजमूई तौर पर यह सूरत हाल किस तरफ जा रही है? मुल्क में सियासी पारा बढ़ने को है, और क्या ऑपोजिशन खासतौर पर पीडीएम ये जानती है कि ये जो गेम उन्होंने खेली है, जो गेम चल रही है, इसका एंड क्या होगा? इस्तीफे हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? लॉन्ग मार्च हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? तो बुनियादी तौर पर सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पर बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी भी हैं, ज़रार कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। ज़रार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रार साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जरा सियासी तौर पर जो मंजरनामा चल रहा है इस पर आपकी ही राय जानना चाहूंगा। जिस तरह से हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन काफी कंफ्यूज नजर आ रही है, आपको लगता है जिस तरह से खान साहब भी ये बात कर रहे हैं कि पीडीएम की जो तहरीक है उसके खत्म होने का खतरा है या अंदेशा है? जी देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई ज्यादा दाल गलने वाली है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि ये धरनों से और एजिटेशन से, सिर्फ धरनों से और सिर्फ एजिटेशन से हुकूमत नहीं गिरती। अगर हम सिर्फ इनका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव देखें कि जी हमें नई इलेक्शंस चाहिए, हमें चाहिए कि वजीर आज़म इमरान खान इस्तीफा दे, इन दोनों में से तो कोई चीज होते हुए मुझे नहीं नजर आती। तो बचता है कि जैसे कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, कि असल एजेंडा क्या है। अब जाहिर है कि देखें, 3 बड़ी पार्टियां हैं इसमें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेनली, और फिर JUIF। तीनों के ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा बहुत फर्क है, और जाहिर है ये एक नेचुरल बात है। जब आप एक पार्टीज की अलायंस बनाते हैं तो आप 100% मुत्तफिक नहीं हो सकते, कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। जैसे मुहिम चलती रहती है और जैसे कुछ रोड ब्लॉक्स आपके सामने आते हैं, तो ये जो इख्तिलाफात हैं ये फिर ज्यादा वाजे होने लग जाते हैं। अब अगर आप देखें, रेजिग्नेशंस की बात होती है और बिल्कुल यही बात हो रही है कि जी हम सब ने अपने पार्टी लीडर्स को भेज दिए हैं। अब अगर JUIF वाले रिजाइन करते भी हैं तो इतना क्या उनका बड़ा लॉस होगा? नून लीग के हाथ में एज सच इस वक्त पे कुछ है नहीं। अगर लॉस किसी का बनता है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉस बनता है। और फिर जाहिर है कि अगर हम मतलब बिल्कुल कोल्ड हार्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात करें, क्या ये उनको सूट करेगा? क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है, अगर ये इस्तीफे दे भी देते हैं तो इमरान खान साहब तो कहेंगे कि ठीक है जी हम बाई इलेक्शन करा लेंगे। और अगर बाई इलेक्शन अकॉर्डिंग टू ऑपोजिशन कि अगर पिछली इलेक्शन जिस तरह हेल्ड हुई, अगर बाई इलेक्शन भी उसी तरह होल्ड हुई, तो बात तो एक ही बननी है ना। इनफैक्ट हो सकता है कि PTI ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ वापस आ जाए। दूसरा जो असल जो टाइम बॉम्ब है जिसके ऊपर ऑपोजिशन अभी पूरी PDM बैठी हुई है, वो तो है सेनेट इलेक्शंस। सेनेट इलेक्शंस के बाद इनकी जो थोड़ी बहुत से है अपर हाउस में, वो भी कदरन कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। जरा सा एक और पॉइंट भी तो है इसी सारी सिचुएशन। अभी जिस तरह से आपने भी बात की तीनों पार्टीज के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इंडिया सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का दे रही है। नून लीग भी कह रही है कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहीं पर साथ खड़े मौलाना फजलुर रहमान जो कि असेंबली पर यकीन ही नहीं रखते। तो क्या कोई कंफ्यूजन है? ऑपोजिशन को ये नहीं पता कि करना क्या है? कोई कंफ्यूजन चल रही है? नहीं, देखिए जाहिर है ना, देखिए वैसे मैं आपको पहले कह रहा था ना कि जब देखिए अगर आप 3 अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं तो 100% तो आपके व्यू बैठी हुई है, वो तो है सेनेट है अपर हाउस में, वो भी कदरन कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। जरा सा एक और पॉइंट भी तो है इसी साथ ने भी बात की तीनों पार्टीज के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इंडिया सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का दे रही है। सिचुएशन अभी जिस तरह से आप खाली नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वहीं इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मैदान रहमान जो कि असेंबली पर यकीन ही नहीं रखते, तो कीपर साथ खड़े मौलाना फजलुर रहमान को ये नहीं पता कि करना क्या है? कोई कंफ्यूजन चल रही है? नहीं, देखिए जाहिर है ना, देखिए वैसे मैं आपको पहले कह रहा था ना कि जब देखिए अगर आप 3 अपने दोस्तों के साथ बैठे, क्या कोई कंफ्यूजन है? ऑपोजिशन 100% तो आपके व्यू बैठी हुई है, वो तो है सेनेट है, तो वो भी कदरन कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। जरा सा है अपर हाउस में। एक और पॉइंट भी तो है इसी साल से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि बाई इलेक्शन में हिस्सा इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का दे लेंगे और इंडिया सेनेट ने भी बात की तीनों पार्टीज के खाली नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वहीं इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मैदान रहमान जो कि असेंबली पर यकीन ही नहीं रखते, तो कीपर साथ खड़े मौलाना फजलुर रहमान को ये नहीं पता कि करना क्या है? कोई कंफ्यूजन चल रही है? नहीं, देखिए जाहिर है ना, देखिए वैसे मैं आपको पहले कह रहा था ना कि जब सिचुएशन अभी जिस तरह से आप 3 अपने दोस्तों के साथ बैठे, क्या कोई कंफ्यूजन है? ऑपोजिशन
देखिए, अगर आप बैठी हुई है वो तो है सेनेट, 100% तो आपके व्यू हैं, तो ऐसा नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट वो भी कदरन कम हो जाएगी। लेकिन जरा सा पीटीआई है अपर हाउस में मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी। लेकिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और पॉइंट भी तो है, इसी साथ कह रही है कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इंडिया सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का दे रही है। ने भी बात की तीनों पार्टीज के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वही रहमान जो कि असेंबली पर यकीन ही नहीं रखते, तो कीपट साथ खड़े मौलाना फजल रहमान को ये नहीं पता कि करना क्या है, कोई कंफ्यूजन चल रही है। नून लीग भी कह रही है कि बाई इलेक्शन जाहिर है ना। देखिए, वैसे मैं आपको पहले कह रहा था ना कि जब सिचुएशन अभी जिस तरह से आप नहीं, देखिए क्या कोई कंफ्यूजन है ऑपोजिशन 3 अपने दोस्तों के साथ बैठ। देखिए, अगर आप 100% तो आपके व्यू हैं, तो बैठी हुई है वो तो है सेनेट। ऐसा नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट लेकिन जरा सा पीटीआई है अपर हाउस में मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी। लेकिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और पॉइंट भी तो है, इसी साथ कह रही है कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और इंडिया सेनेट वो भी कदरन कम हो जाएगी। इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का दे रही ने भी बात की तीनों पार्टीज के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मैदान रहमान जो कि असेंबली खाली नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहीं पर यकीन ही नहीं रखते, तो कीपट साथ खड़े मौलाना फजल रहमान को ये नहीं पता कि करना क्या है, कोई कंफ्यूजन चल रही है। नून लीग भी कह रही है कि बाई इलेक्शन जाहिर है ना। देखिए, वैसे मैं आपको पहले कह रहा था ना कि जब सिचुएशन अभी जिस तरह से आप नहीं, देखिए क्या कोई कंफ्यूजन है ऑपोजिशन 3 अपने दोस्तों के साथ बैठ। देखिए, अगर आप 100% तो आपके व्यू हैं, तो बैठी हुई है वो तो है सेनेट। ऐसा नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट तक जाएगी, जिसके लिए शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI तैयार है। अच्छा, और ये जो कल बड़ी अहम मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के आपको क्या लगता है मकासद हो सकते हैं? मोहम्मद अली दुरानी साहब पीर पगाड़ा साहब को कौन सा पैगाम लेकर गए होंगे? मोहम्मद अली दुरानी साहब के हवाले से आप बखूबी जानते हैं कि वो कभी नून लीग के हमदर्द नहीं रहे, सारी सूरत हाल आपके पास है। सॉरी, किस मुलाकात की बात कर रहे हैं? बहुत मुलाकातें होती हैं। GDA की, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की बात कर रहा हूं सर। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कौन सी वाली? सॉरी जी, कल जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, मोहम्मद अली दुरानी साहब पीर पगाड़ा का जो पैगाम लेकर गए हैं, मोहम्मद अली दुरानी कभी नून लीग का अलायंस नहीं रहा, उनके हमदर्द नहीं रहे हैं। और मोहम्मद अली दुरानी के हवाले से आप भी जानते हैं कि 2018 में वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन भी रहे हैं जनरल मुशर्रफ के दौर में। तो इसके क्या मकासद हो सकते हैं मुलाकात के? और GDA खासतौर पर हुकूमत के लाए, मैं नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता कि उस मुलाकात में इनकी एग्जैक्टली क्या बात हुई है। बाद में जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो मैंने पढ़ी हैं। देखिए, ये बातें छोड़ दे जी, ये जो ओपनली मुलाकातें होती हैं ना, इनमें डिसीजंस नहीं ली जाती। डिसीजंस उन मुलाकातों में ली जाती हैं जिनके बारे में शायद आपको भी नहीं पता होता और मुझे भी नहीं पता होता। ठीक है, तो इन चीजों को हम ज्यादा ओवर एस्टिमेट ना करें। जाहिर है कि देखिए, अप्रोचेस हमेशा रहती है, जैसे दुश्मन ममालिक के बीच में भी अप्रोचेस रहती है, तो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में भी अप्रोचेस रहती है। पीर पगाड़ों का मौक़िफ़ आपको पता है, ही इज ऑलवेज बिन अ लिटिल बिट मोर, मतलब ये पीर साहब जो वालिद साहब थे, वो हमेशा थोड़े से ज्यादा फेडरेशन और मतलब एस्टैब्लिशमेंट के करीब रहे हैं। दैट्स बिन अ क्लू। सो इट्स पॉसिबल के कोई मैसेज गया हो, इट्स पॉसिबल के कोई मैसेज ना गया हो, लेकिन मेरे सामने इन बातों की इतनी अहमियत नहीं है जितना हम इनको बना देते हैं ना यार। कोई एक फोन कॉल होती है तो हम 2 घंटे उस पर ब्रेकिंग करते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती सर। जो अहम बातें होती है ना, वो इन मुलाकातों और इन फोन कॉल्स में नहीं डिस्कस होती। तो ज़रार साहब, फिर ये जो सारी सिचुएशन बन रही है, इसका सोल्यूशन आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? एक तरफ ऑपोजिशन हीट बढ़ा रही है, तो हुकूमत माहौल को ठंडा करने के बजाय मजीद हीट दे रही है। कोई तो मुज़ाकरात की कोई तो राह निकलनी चाहिए, या PDM बंद गली की तरफ जाएगी अब? सर, मुझे नहीं लग रहा कि कोई मुज़ाकरात होने वाले हैं। आपको लग रहा है कोई मुज़ाकरात होने वाले हैं? देखें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, मतलब ये तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म खुद भी एडमिट करते हैं कि बहुत फ्रंट्स पर डिलीवर नहीं कर सके। अब ये आप 1000 दफा कहते हैं कि जी तैयारी नहीं थी, ये नहीं थी, टीम अच्छी नहीं मिली, अवाम अच्छी नहीं मिले, मुर्गे अच्छी नहीं मिले, जो भी। बचा क्या है? मेन जो उनका नैरेटिव है कि जी हमने इनको धुलाना है, हमने एहतसाब कराना है, ये चोर है, ये डाकू है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब अगर वो भी मौका आपने छोड़ दिया तो फिर क्या बचा आपके पास, राइट? मतलब इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव, पहले इनका यही था। अभी तक वो नवाज शरीफ साहब के लंदन जाना इनके लिए काफी एक एम्बैरेसमेंट बनी हुई है। अब जितना एंटी अप कर दिया है इमरान खान साहब ने कि जी मैं NRO नहीं दूंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन की जगह नजर आ रही है। अंदर खानी यही बातें होती हैं। अगेन ये सारी मतलब जराए बेस्ड हैं, मैं कोई सबूत नहीं आपको दे सकता, लेकिन अंदर खानी ये भी बातें होती हैं कि
इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी शायद इमरान खान साहब को बोला गया है कि यार थोड़ा सा माहौल ठंडा कर दो, जो इंटरनेशनल पोजीशन है। अंदरूनी तौर पर राबते हैं कि हालात को बेहतर करने की, माहौल को ठंडा करने की कोशिश हो रही है। सियासी दर्जा रत काफी ऊपर गया हुआ है। बहुत शुक्रिया ज़रार कोट साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, सारी सिचुएशन पर नजर रखते हैं। मुज़ाकरात की कोई राह निकलती नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ भी कहना कबल इस वक्त। अब देखना यह कि अपोजिशन डेडलाइन पर डेडलाइन दे रही है। दूसरी तरफ खान साहब भी एडमिट कर चुके हैं कि जी बिना तैयारी के आए थे। तो अब देखना है कि सिचुएशन किस तरफ जाती है, लेकिन सबसे जरूरी है कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन सियासी तौर पर जो मंजरनामा चल रहा है उसमें हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।